गैलीलियन रूपांतरण के पहले टॉपिक में हमने देखा था कि किस तरह पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको दो निर्देश फ्रेमों में कनेक्ट किया जा सकता है। वेग के रूपांतरण भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरह होते हैं वो भी हमने उस पर बात की थी। आज हम देखेंगे कि त्वरण का रूपांतरण किस तरह होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। तो चित्र जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बनाया था जिसमें दो फ्रेम हमने माने थे, एक फ्रेम एस स्थिर है और दूसरा फ्रेम एस डैश वी वेग से किसी भी दिशा में गतिशील है। तो माना कि बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट्स एस फ्रेम में एक्स वाई जेड हैं और एस डैश फ्रेम में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हमने माने थे। तो माना कि बिंदु P एस फ्रेम में ए त्वरण से चल रहा है, तो किसी भी क्षण P के वेग एस व एस डैश फ्रेम में समीकरण v डैश इज इक्वल टू v माइनस स्मॉल v द्वारा दिए जाएंगे, जहाँ पर जो स्मॉल v है वो फ्रेम एस डैश का फ्रेम एस के सापेक्ष वेग है। अब इस समीकरण को यदि हम अवकलित करते हैं t के सापेक्ष तो हम पाएंगे डी वी डैश अपॉन डी टी अपॉन डी वी अपॉन डी टी माइनस ज़ीरो। यहाँ डी स्मॉल वी अपॉन डी टी की वैल्यू ज़ीरो है क्योंकि हम जानते हैं कि एस डैश फ्रेम का वेग v वो यूनिफॉर्म है, यानी कि वो कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट का हम अवकलन करते हैं तो हम जानते हैं कि उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। अर्थात वी विल गेट डी वी डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, अर्थात वेक्टर ए डैश इज इक्वल टू वेक्टर ए। तो ये जो समीकरण 11 है ये त्वरण के रूपांतरण को दर्शाती है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में त्वरण के रूपांतरण को इक्वेशन 11 द्वारा बताया जाता है। समीकरण 11 से यह भी पता चलता है कि जब एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष एक निश्चित गति से चल रही है, यानी कि स्मॉल वी स्थिर है या कांस्टेंट है, तो बिंदु P का त्वरण यूनिफॉर्म वेलोसिटी अर्थात एक निश्चित वेग निर्देश फ्रेम एस व एस डैश में बराबर होगा। और यदि P पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो दोनों ही फ्रेम में त्वरण भी शून्य होंगे। कहने का मतलब ये है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक फ्रेम यदि दूसरे फ्रेम के सापेक्ष किसी निश्चित गति से चल रहा है तो एस डैश फ्रेम में कोई बिंदु अगर त्वरित है तो उसका जो त्वरण एस डैश में है उसका वही त्वरण फ्रेम एस डैश में ऑब्जर्व होगा, और अगर एक फ्रेम में उसका त्वरण शून्य है तो दूसरे फ्रेम में भी उसका त्वरण शून्य होगा। इसका अर्थ एक यह भी निकाल सकते हैं हम कि किसी जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष कोई दूसरा फ्रेम यदि समवेग से चल रहा हो तो वह भी जड़त्वीय होता है। तो त्वरण के रूपांतरण के बाद अब हम बल का रूपांतरण भी डिस्कस कर सकते हैं। यदि कण P जड़त्वीय फ्रेम S में A त्वरण से चल रहा है तो अन्य जड़त्वीय फ्रेम S डैश में उसी कण का त्वरण A डैश व त्वरण A बराबर होंगे, जैसा कि हमने त्वरण के रूपांतरण समीकरणों में देखा था। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं A डैश इज इक्वल टू A। अब यदि कण का द्रव्यमान m हो तो ये इक्वेशन हो जाएगी m a डैश इज इक्वल टू m a, अर्थात f डैश इज इक्वल टू f। इसका मतलब है कि किसी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम S में कण पर F बल लग रहा हो तो अन्य जड़त्वीय निर्देश फ्रेम S डैश में भी कण पर वही बल लगता हुआ दिखाई देता है, अर्थात फोर्स इज आल्सो इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने पोजीशन का रूपांतरण देखा, हमने वेग का रूपांतरण देखा, हमने त्वरण का रूपांतरण देखा।
बल का रूपांतरण किस तरह होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, ये हमने देखा। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गैलीलियन रूपांतरण में किसी कण का या किसी बॉडी का संवेग व ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा के जो नियम है, संरक्षण के नियम हैं, ये किस प्रकार परिवर्तित होते हैं या होते भी हैं या नहीं होते। अर्थात गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में निश्चलता का सिद्धांत, इस पर हम अब बात करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो चित्र वही रहेगा जो हमने कल पहले वाले टॉपिक में बनाया था। दो फ्रेम है, एक एस और एस डैश। एस डैश दोनों जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है। फ्रेम एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष संवेग v से चल रहा है। यहाँ अब हमने वेलोसिटी कैपिटल V से इंडिकेट कर रहे हैं। दोनों निर्देश तंत्रों में माना कि दो कणों की टक्कर हम ऑब्जर्व करते हैं। जो दो कण हैं उनके द्रव्यमान माना कि एक का m1 है और दूसरे का m2 है। तो निर्देश तंत्र s के सापेक्ष उनके वेग टकराने से पूर्व माना कि u1 एवं u2 हैं, तथा टकराने के बाद उन दोनों कणों के वेग माना कि s फ्रेम में v1 एवं v2 हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संवेग संरक्षण के नियम से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब यदि s डैश फ्रेम में कणों के वेग टकराने से पूर्व क्रमशः u1 डैश व u2 डैश हैं, तथा टकराने के बाद क्रमशः v1 डैश व v2 डैश हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो वेग हैं जिस पर हम डैश लिख रहे हैं, ये सारे वेग m1 और m2 के हैं, टकराने से पहले व टकराने के बाद, तथा s डैश फ्रेम में है ये। तो अगर हम वेग रूपांतरण का नियम इसमें यूज़ करते हैं तो हम निम्न समीकरण लिख सकते हैं, u1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस v, अर्थात u1 इज इक्वल टू u1 डैश प्लस v। इसी तरह u2 इज इक्वल टू u2 डैश प्लस v, v1 इज इक्वल टू v1 डैश प्लस v व v2 इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v। ये चार समीकरण हमें प्राप्त होती हैं। अब समीकरण एक में हम u1, u2, v1 और v2 इनके अगर मान रख दें इन समीकरणों से, तो हमें ये निम्न समीकरण मिलेगी। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद हमें फाइनल इक्वेशन मिलती है, इक्वेशन नंबर 2 इस रूप में मिलेगी, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इज इक्वल टू m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश। ये जो सभी वेग बताए गए हैं, जैसे u1 डैश प्लस u2 डैश, ये मास m1 और m2 के टक्कर से पहले के वेग हैं s डैश फ्रेम में, और v1 डैश व v2 डैश ये दोनों वेग मास m1 और m2 के हैं फ्रेम s डैश में। अर्थात समीकरण 2 s डैश फ्रेम में संवेग संरक्षण को व्यक्त करती है। अर्थात यदि कोई फ्रेम समगति से चल रही हो, जैसे कि हमारे इस केस में s डैश फ्रेम s के सापेक्ष समवेग से चल रही है, स्थिर वेग से चल रही है, तो उसमें भी संवेग संरक्षित रहता है। अर्थात गैलीलियन रूपांतर में संवेग संरक्षित रहता है। अतएव गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण का नियम निश्चल है। हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात दोनों ही फ्रेम में, जिसमें एक फ्रेम पहले के सापेक्ष किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो दोनों फ्रेम में संवेग संरक्षण का नियम एक जैसा ही बना रहेगा। अब हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण से। ऊर्जा संरक्षण का नियम अगर हम एस फ्रेम में लिखें तो हम लिखेंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस डेल्टा ई इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। यहाँ पर u1 और u2 जो मास m1 और m2 हैं, उनके टक्कर से पहले के वेग हैं s फ्रेम में, और v1 और v2 m1 और m2 मास के वेग हैं टक्कर के बाद s फ्रेम में। डेल्टा ई यदि अप्रयास टक्कर में अन्य रूपों में ऊर्जा परिवर्तन को व्यक्त करती है।
अब V1, V2, U1 तथा U2 के मान रखने पर, जैसा हमने ऊपर वेग जो परिवर्तन के समीकरण हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, उसमें जो यूज़ करते हैं, वो वैल्यूज़ जो हमने अभी ऊपर देखी, वो अगर हम समीकरण 3 में पुट करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमें समीकरण 4 मिलती है। अब समीकरण 4 में भी हम देखते हैं कि संवेग संरक्षण के नियमानुसार जो इक्वेशन है m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश इज इक्वल टू m1u1 डैश प्लस m2u2 डैश, इसका अगर उपयोग हम समीकरण 4 में करते हैं तो हमें समीकरण 5 मिलती है, जिसका स्वरूप यदि हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम पाएंगे कि ये बिल्कुल वैसी ही समीकरण है जैसी फ्रेम एस डैश में लिखी गई है। सिर्फ वेग की वैल्यू बदली है, वेग के जो मान हैं वो अब एस के बजाय एस डैश फ्रेम में जो वेगों के मान हैं वो लिखे गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 5 फ्रेम एस डैश में ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, अर्थात यदि कोई फ्रेम समवेग से चल रहा है पहले तंत्र के सापेक्ष, तो उसमें भी ऊर्जा संरक्षित होती है। या हम यह भी कह सकते हैं कि गैलीलियन रूपांतर में ऊर्जा संरक्षित रहती है, अतः गैलीलियन रूपांतर में ऊर्जा संरक्षण का नियम निश्चर होता है। बस ये टॉपिक अब यहीं समाप्त होता है।